गुड इवनिंग दोस्तों, अगेन योर पीसीओएस एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर शबनम। मैं वापस आपके साथ लाइव जुड़ रही हूँ और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो मेरी ओपीडी में बहुत कॉमनली मिल रहे हैं। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी शॉर्ट में अगर हम उसे बोलें तो दैट इज PID। सो दोस्तों, मेरे इस वीडियो से आप अंत तक जुड़े रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसको वॉच कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन कंडीशन हो गई है और मेरी ओपीडी में हर तीसरी या चौथी लड़की PID से ग्रसित आ रही है, जिसकी वजह से मुझे लगा कि आज ये सेशन मुझे करना ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम है और आप भी अगर PID से ग्रसित हैं तो कम से कम आप राइट टाइम में राइट ट्रीटमेंट ले सकें। तो इस वीडियो से एंड तक आपको जुड़े रहना ज़रूरी है ताकि आपको जानकारी मिल सके। तो चलिए बात करते हैं क्या होता है PID, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ क्या होता है। तो ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्फेक्शन है। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हम बात करते हैं तो हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किससे बोलते हैं? आपके यूट्रस, आपके सर्विक्स, आपके ओवरीज, आपके ट्यूब्स, ये सारे मिला के आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को बनाते हैं। तो PID जो है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का इन्फेक्शन होता है और ये इन्फेक्शन कई बार काफ़ी हद तक ख़तरनाक भी हो सकता है। तो अगर आप इसको टाइम से ट्रीट नहीं कराते हो तो आपको आगे आने वाली लाइफ में कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और इन PID इन्फेक्शन में जो कॉमनली ये PID इन्फेक्शंस होते हैं, इसके लिए जो कॉमनली जो जिम्मेदार ऑर्गेनिजम्स या बैक्टीरिया होते हैं उसमें मेनली क्लेमाइडिया एंड गोनोकोकाई होते हैं। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ जानना आपके लिए ये ज़रूरी है कि दिस इज़ एन STD मतलब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ दोनों पार्टनर को हो सकती है। अगर मेरे पेशेंट्स इससे जुड़ रहे हैं, एक दो नाम मैं पढ़ रही हूँ कि जो मुझसे जुड़ रहे हैं, तो वो जानते होंगे, उनको मैंने एक्सप्लेन किया होगा। और वो लोग जो नए जुड़ रहे हैं मुझसे, उन सबको मैं बताना चाहूँगी कि PID एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और इसको हल्के में लेने की गलती आप नहीं करें, क्योंकि अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या होगी वो मैं भी आगे चल के बताऊंगी। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर से अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें और प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि अभी जो मैं देख रही हूँ अपनी ओपीडी में, मैं मेनली PCOS पेशेंट्स को देख रही हूँ, इनफर्टिलिटी पेशेंट्स को देख रही हूँ, बट उनमें मैं देख रही हूँ कि जो दिल्ली के बाहर के पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स में बहुत बार इस PID को देखा नहीं जा रहा है या फिर उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो ये चीज़ें बहुत बार आपके लिए ख़तरनाक हो सकती हैं और कैसे ख़तरनाक हो सकती हैं इस बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो वो सारे लोग जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, वो सारे लोग जिनको कुछ ना कुछ समस्या है, वो सारे लोग इससे जुड़े रहें और आगे समझने की कोशिश करें। तो ये जो PID है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर को, दूसरे पार्टनर से पहले पार्टनर को, इस तरीके से ये ट्रांसमिट होती है। लेकिन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड यानी STD होने का मतलब ये नहीं है कि ये आपके लिए बहुत खतरनाक लाइक HIV टाइप ऑफ इन्फेक्शन है, ऐसा नहीं है। इसको अगर आप राइट टाइम पे ट्रीट करा लेते हो तो हो सकता है आपको कोई दिक्कत ना हो सकता है बस आपका हल्का फुल्का इन्फेक्शन होके वो निकल जाए। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करते हो तो फिर दोस्तों आपको आगे आने वाली लाइफ में आपको प्रॉब्लम काफ़ी हद तक हो सकती है। तो काफ़ी हद तक में अगर मैं कॉमनली डिस्कस करूं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सबसे पहले क्या हो सकती है कि आपके अंदर स्कारिंग हो सकती है। आपके जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो स्कार्ड हो सकते हैं, यानी स्कारिंग हो सकती है। और इस स्कारिंग की वजह से क्या हो सकता है कि आपकी जो ट्यूब्स हैं वो ब्लॉक्ड हो सकती हैं। तो अगर ट्यूब्स आपकी ब्लॉक हो गई तो आपको नॉर्मल तरीके से या IUI के तरीके से भी प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ध्यान से सुनिए मेरे इस बात को, PID को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर PID का इन्फेक्शन आपका इतनी ऊपर तक चला गया और आगे बढ़ गया और इसने स्कारिंग कॉज कर दी तो फिर आपके दोनों ट्यूब्स ब्लॉक होने का खतरा हो सकता है। और इस ट्यूब के ब्लॉक होने की वजह से अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक हो गए तो आपको नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के लिए आपके ट्यूब का ओपन होना ज़रूरी है। वो भले ही एक ट्यूब ही ओपन हो, लेकिन ओपन होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके अलावा मान लेते हैं कि आपके ट्यूब्स को पूरी तरीके से इसने ब्लॉक नहीं किया, थोड़ा सा आपकी ओपनिंग को थोड़ा सा नैरो कर दिया, तो ऐसे केस में एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है।
एक्टोपिक प्रेगनेंसी आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। तो इस चैप्टर पे, इस टॉपिक पे मैं एक अलग से कवर करूंगी इस सेशन। अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होती है जो यूट्रस के बाहर जनरली ट्यूब्स में होती है, और ट्यूब्स के अलावा और कहीं पे भी हो सकती है, बट वो यूट्रस में नहीं होती। तो अगर से स्कारिंग हुई तो पहले तो आपका ट्यूब्स ब्लॉक हो सकता है, और ट्यूब्स ब्लॉक होने की वजह से आपको इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको ट्रीट नहीं किया जा सकता। मैक्सिमम केसेस में इसको ट्रीट नहीं किया जा सकता अगर आपके ट्यूब्स ब्लॉक हो गए। अभी कुछ एक ट्यूब ओपन करने वाली सर्जरीज होती हैं, लेकिन उतनी सक्सेसफुल सारी सर्जरीज नहीं हो पाती हैं। अगर आपका ब्लॉकेज बहुत सिवियर है तो वो सर्जरी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है। तो इसलिए इस बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसके अलावा आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो हो ही सकती है, इसके अलावा ये इन्फेक्शन अगर ज्यादा बढ़ गया तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ सकता है, और आपको आईवी एंटीबायोटिक्स एंड आईवी फ्लूइड एंड ये सारी चीजों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आप हॉस्पिटल में कई दिन तक एडमिट होकर आपको इलाज कराना पड़े। तो आपको इन चीजों को बहुत ध्यान से और बहुत समझ के चलना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपको पीआईडी है या नहीं है? जैसे मेरे पास बहुत सारी लड़कियां आती हैं जो इसको बहुत हल्के में लेती हैं। उनको थोड़ा सा पेट में दर्द हो रहा है, वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, तो उनको लगता है कि दिस इज नॉर्मल। देखिए, वाइट कलर है अगर डिस्चार्ज का, या येलोइश कलर है अगर डिस्चार्ज का, और वो हर टाइम हो रहा है, देन दिस इज नेवर नॉर्मल। ये याद रखिएगा। अगर आपको पेट में नीचे की तरफ दर्द हो रही है, इसके मैं कुछ सिम्टम्स आपको बता रही हूँ, इन सिम्टम्स को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको पेट में यानी लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है, अगर आपको साथ में व्हाइट या येलोइश डिस्चार्ज हो रहा है, अगर आपका डिस्चार्ज फाउल स्मेल डिस्चार्ज में आ रही है, या फिर आपको फीवर भी आ रहा है, या फिर आप अपने हस्बैंड से मिल रहे हैं, या फिर अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, तो उस टाइम आपको पेन हो रहा है, या फिर उस टाइम आपको जलन महसूस हो रही है, या फिर आपको अपने पार्टनर से मिलते टाइम आपको ब्लीडिंग की समस्या आ रही है, इस बात पे थोड़ा सा आप सब ध्यान दीजिएगा कि आप अगर अपने पार्टनर से मिल रहे हैं और आपको उस टाइम थोड़ा सा स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है, तो इस केस में आप पीआईडी से ग्रसित हो सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक और भी इम्पोर्टेंट चीज आती है, और वो इम्पोर्टेंट चीज जो है दैट इज सर्वाइकल कैंसर। अगर आप कांटेक्ट में आने से, यानी कि आप जब इंटरकोर्स करते हो उस टाइम अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है या स्पॉटिंग हो रही है, तो आपको थोड़ा सावधान, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। पीआईडी तो ठीक है, डॉक्टर आपको चेक करके आपको बताएगा, लेकिन साथ में आपको एक पैप स्मीयर कराना जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपको सर्वाइकल कैंसर का खतरा हो, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर की ये शुरुआत हो सकती है कि आपको कॉन्टैक्ट ब्लीडिंग हो रही है या कॉन्टैक्ट से स्पॉटिंग हो रही है। तो इस चीज को इग्नोर नहीं कीजिएगा। एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके की जो भी समस्याएं आपको हो रही हैं, ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, या फिर आपको हेवीनेस हो रही है लोअर एब्डोमेन में, आपको चलने में लग रहा है पेट जो है वो सूज जा रहा है नीचे की तरफ और दोनों तरफ दर्द होता है, या फिर आपको हर वक्त लगता है कि आपके अंडरगारमेंट्स आपके वेट रहते हैं और आपको जलन महसूस होती है, यूरिन पास करते टाइम जलन महसूस हो रही है, तो आपको समझना चाहिए कि आपको दिक्कत है और आप प्लीज डॉक्टर के पास जाएं और अपना प्रॉपरली चेकअप करें। अगर हमारे पास एक अनमैरिड लड़की आती है तो हम उसको इंटरनल चेकअप नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हमें एक्सटर्नल चेकअप से और उसकी हिस्ट्री से बहुत कुछ पता लगता है कि ये आपको पीआईडी होने के चांसेस काफी हैं। लेकिन अगर मैरिड फीमेल आते हैं तो उसको हम इंटरनली भी चेक करके पूरी तरीके से कंफर्म होने की कोशिश करते हैं कि उसको पीआईडी है, और मैक्सिमम केसेस में 99% केसेस में हमारी डायग्नोसिस जो होती है वो एक्यूरेट होती है, और उनको अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो ट्रीटमेंट वर्क करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट रिकरेंट पीआईडी के साथ आता है, लाइक पीआईडी हमने ट्रीट कर दी और उसके बाद दोबारा से पेशेंट उसी पीआईडी को लेकर यानी कि उन्हीं सारे सिम्टम्स के साथ और एग्रेवेटेड फॉर्म में आ गया। ये चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हमें हमारे ओपीडी में बहुत कॉमनली ये चीजें होती है, इसलिए आप सबको बता रही हूँ, आप सबको सावधान रहना है। मैंने शुरू में बताया पीआईडी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी है। तो अगर से आपको ये पीआईडी हो रहा है तो आप और आपके पार्टनर दोनों को ट्रीट करना जरूरी है, क्योंकि ये आपसे आपके पार्टनर को, आपके पार्टनर से आपको, ये इस तरीके से चलता रहता है, यानी इस तरीके से होने के चांस। तो ये ध्यान रखना है कि
आप और आपके पार्टनर दोनों को ट्रीटमेंट लेना है, और जब तक दोनों का ट्रीटमेंट नहीं हो जाता आपको नहीं मिलना है, क्योंकि अगर आप मिलोगे तो आपको दोबारा से इन्फेक्शन होगा, और आप बार बार अगर एक ही ट्रीटमेंट लोगे तो आप उन एंटीबायोटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी जो हम ओपीडी में जो प्रॉब्लम फेस करते हैं वो ये करते हैं कि मेल पार्टनर, ज्यादातर केसेस में मेल पार्टनर्स जो होते हैं वो बोलते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है, और वो ट्रीटमेंट लेने से इनकार कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं उन सबको बोलना चाहूंगी कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने पार्टनर को अच्छा देखना चाहते हो तो प्लीज आप भी इसका ट्रीटमेंट लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि आपके अंदर शायद उसकी प्रॉब्लम, उसकी सिम्टम्स शो नहीं होंगे, लेकिन आपकी पार्टनर, चूंकि उसकी इम्यूनिटी वीक है, उसके अंदर शो हो रहे हैं। और अगर उसको दोबारा से हो रहा है दैट मीन्स कि वो आपसे उनको हो रहा है। तो प्लीज आप उनके बारे में सोचिए और आप भी ट्रीटमेंट लीजिए, ताकि आपसे उनको ये डिजीज नहीं जाए, ये प्रॉब्लम नहीं जाए। तो आपको और आपके पार्टनर दोनों को ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, और दोनों लोग ट्रीटमेंट लेके इस समस्या का काफी हद तक समाधान कर सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि क्या पीआईडी को पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है? तो आंसर, दो तरीके का आंसर मैं दूंगी, येस भी एंड नो भी। येस में अगर आप इनिशियल स्टेज पे आ जाते हो, आप शुरुआत में आ जाते हो, तो येस आपको ठीक किया जा सकता है। और नो में मैं क्या कहूंगी कि कई बार ऐसा होता है कि आपको हमने ट्रीट कर दिया लेकिन आप रिकरेंट पीआईडी करके आते हो। तो रिकरेंट पीआईडी के कॉजेस में अक्सर आप खुद आप नहीं, लेकिन आप दोनों लोग जिम्मेदार होते हो, आप और आपके पार्टनर दोनों जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि बावजूद इसके बताने के बावजूद भी आपका पार्टनर अगर नहीं ले रहा है, या फिर आपको जितने भी प्रिकॉशंस बताए जाते हैं आप वो नहीं करते हो, तो आपको बार बार होने का खतरा होता है। या फिर वो पेशेंट्स जिनको पहले भी पीआईडी हो रखा है, या इस तरह के इन्फेक्शंस हो रखे हैं, या जिनको एसटीडी हो रखा है, या फिर दोबारा से जिनको एसटीडी हो जाता है, कोई दूसरा एसटीडी हो जाता है, यानी कि दूसरे कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है, उनको भी पीआईडी होने का खतरा होता है। एक चीज और बताती चलूं कि वो पेशेंट्स जिनको एसटीडी हुआ है और उन्होंने अपनी इस एसटीडी को ट्रीट नहीं कराया, उसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो ये पेशेंट्स भी पीआईडी में कन्वर्ट होने के इनके भी चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम इस पीआईडी को ट्रीट नहीं कराते हैं तो क्या होगा, वो मैंने आपको बता दिया। अगर आप इसको छोड़ देते हो, जैसे किसी किसी पेशेंट्स पे बहुत हल्के फुल्के सिम्टम्स हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं वो इग्नोर करके चलते हैं। तो अगर आप इग्नोर करके चलते हो तो मैंने आपको बता दिया है कि आगे चल के आपको क्या परेशानी हो सकती है। आपको स्कारिंग हो सकती है, आपको उसकी वजह से इनफर्टिलिटी इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं, आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी चीजें बताने के बाद अगर आप फिर भी नहीं समझते हो, तो फिर मैं कहूंगी कि फिर आपको कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि अपनी सेहत की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। आप अगर अपनी सेहत का खुद से ख्याल रखोगे तो शायद आपके लिए ही ये है, आपके लिए ही बेहतर होगा। अगर आप जब तक आप ये सोचोगे कि आपकी सेहत का ख्याल कोई और रखेगा, कोई और सोचेगा आपके बारे में, तो कोई और नहीं होता है। हमेशा आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है। अगर आपको इस तरीके की जो भी सिचुएशन हो रही है, अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो बजाय इसके कि आप किसी केमिस्ट से, कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट्स केमिस्ट के पास गए और कुछ एक दवा ला के उन्होंने खा ली, और 2-4 दिन के लिए उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, और उनके जो सिम्टम्स थे वो सबसाइड करके, और फिर उसके बाद उन्होंने ट्रीटमेंट छोड़ दिया। यहाँ पे पहली चीज ये होती है, एक तो ट्रीटमेंट वो गलत ले रहे होते हैं, आपने उल्टी सीधी एंटीबायोटिक्स ले ली, ऊपर से वो भी 2-3 दिन लिया, उसको छोड़ दिया। तो इस तरीके से नहीं करें आप लोग। अगर आपको इस तरह की दिक्कत है तो प्लीज प्लीज अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को अप्रोच करें, प्रॉपरली अपने आप को चेक कराएं। देखिए, पीआईडी का कोई टेस्ट नहीं होता है। अगर आप कहिए कि इसके लिए क्या टेस्ट करा सकते हैं, तो इसका कोई टेस्ट नहीं होता है, लेकिन इसको प्रॉपरली चेक किया जा सकता है। लाइक अगर हम चेक करते हैं, आपको प्रॉपरली आपका चेकअप होता है, आपका फिजिकल चेकअप प्रॉपरली करते हैं, आपकी हिस्ट्री को प्रॉपरली सुनते हैं, आपके साइंस एंड सिम्टम्स को मैच करते हैं, तो हमारी डायग्नोसिस 99% केसेस में एक्यूरेट होती है कि येस यू हैव गॉट दिस पीआईडी प्रॉब्लम। ओके, सो उस केस में हम फिर आपको ट्रीटमेंट एक ड्यूरेशन के लिए देते हैं। तो आप सबको मैं कहूंगी कि प्लीज इस तरह की गलती नहीं करें कि आप बस केमिस्ट के पास जाएं और दवा 2-3 दिन के लिए आपने दवा खा ली। और ऐसे केसेस हमारे पास जो आते हैं, फिर हमारे लिए मुश्किल ये हो जाती है कि आपने इस तरीके से अगर 2-4 बार कर लिया तो आप रेजिस्टेंट हो जाते हो एंटीबायोटिक्स के लिए, और फिर आपको ट्रीटमेंट देना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। अच्छा, एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है
कि अक्सर इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा होता है। लंबा इन द सेंस कि एंटीबायोटिक का कोर्स लाइक 14 या 15 डेज का जनरली हम देते हैं आपको। तो पेशेंट्स क्या करते हैं, कुछ एक पेशेंट्स करते हैं, ज़्यादातर नहीं करते। तो कुछ एक पेशेंट्स क्या करते हैं कि क्योंकि सिम्टम्स आपके, आप मान लीजिए आपको पेन हो रहा है या फिर आपको डिस्चार्ज हो रहा है, तो आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है 3-4 डेज में। तो आप क्या करते हो कि आप ये ट्रीटमेंट 3-4 डेज के बाद बंद कर देते हो। यहीं पे आप गलती करते हो कि इस ट्रीटमेंट को बीच में बंद नहीं करना है, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, ट्रीटमेंट को बीच में बंद नहीं करना है। तो दोस्तों, ये जो पीआईडी है, अगर आप इसको बहुत हल्के में लेते हो तो या आपकी आगे आने वाली लाइफ में वो सारी लड़कियां जो मुझसे जुड़ रही हैं, वो सारी मैरिड फीमेल जो मुझसे जुड़ रही हैं, वो सारी पीसीओएस एंड पीसीओडी पेशेंट्स जो मुझसे जुड़ रही हैं, उन सबको मैं कहना चाहूंगी कि मेरे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, रफली जितने पीसीओएस पीसीओडी के पेशेंट्स आते हैं, उन पीसीओएस पीसीओडी के पेशेंट्स में रफली 60 to 70% पेशेंट्स में मैंने देखा है कि पीआईडी के इश्यूज आते हैं और वो बहुत बार इग्नोर हो चुके होते हैं, यानी कि उनको नोटिस नहीं किया जाता है। तो आप सबको मैं वार्न कर रही हूँ, या फिर आप समझ ले कि मैं समझा रही हूँ कि अपने आप को प्रॉपरली चेक कराइए, क्योंकि आपको कई बार प्रेगनेंसी पीसीओडी या पीसीओएस की वजह से नहीं, पीआईडी की वजह से भी नहीं होती। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि प्रेगनेंसी जरूरी नहीं है कि आपको पीसीओएस इनफर्टिलिटी या पीसीओडी इनफर्टिलिटी की वजह से ही ना हो रही हो, क्योंकि कई एक पेशेंट्स को हमने ऐसे किया है कि हमने पीआईडी का ट्रीटमेंट दिया और प्रेगनेंसी हो गई। तो प्रेगनेंसी ना होने की वजह एक आपको पीसीओडी या पीसीओएस टर्म मिल गया तो आपको लगता है कि सिर्फ पीसीओडी या पीसीओएस रिस्पॉन्सिबल है, जरूरी नहीं है। हर एक पेशेंट अलग होता है और हर एक पेशेंट में प्रॉब्लम्स अलग हो सकती हैं। तो पीसीओएस या पीसीओडी एक बहुत एक वाइड टर्म है, कई बार यही जिम्मेदार होता है, लेकिन बहुत एक बार आपकी कुछ अलग चीजें जिम्मेदार होती हैं। लाइक आपका पीआईडी कई बार जिम्मेदार होता है कि अगर हमने आपका सिर्फ पीआईडी का ट्रीटमेंट कर दिया और आप प्रेग्नेंट हो गए, तो इस चीज को हल्के में नहीं लेना है। अगर आपने इसको हल्के में लिया, अगर आपने पीआईडी को ढंग से और टाइमली ट्रीट नहीं कराया, तो ये नुकसान भी आपका होगा और हो सकता है ये नुकसान ऐसा हो जिसकी भरपाई आप नहीं कर पाओ। और मेरी इस बात का आप ध्यान रखना कि अगर से आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम इस तरह की हो रही हो जो मैंने अभी शुरू में सिम्टम्स बताए हैं, तो प्लीज अपने आप को थॉरली चेक कराइए और एक अच्छे डॉक्टर से चेक कराइए, एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से चेक कराइए, ताकि आप पता लग सके कि आप पीआईडी से सफर तो नहीं कर रही, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से सफर तो नहीं कर रहे हैं। और अगर आप सफर कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना जरूरी है, टाइमली ट्रीटमेंट होना जरूरी है। तो आज के लिए मेरा जो मैसेज है आपको वो यही है कि आपको पीआईडी ट्रीटमेंट लेना टाइमली जरूरी है। और एक लास्ट जो इस टॉपिक में एक लास्ट जो बात आती है वो ये है कि क्या हम इसको रोक सकते हैं, क्या पीआईडी को होने से हम रोक सकते हैं, यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज को होने से हम रोक सकते हैं। तो आंसर यहाँ अगेन यस एंड नो दोनों आएगा, क्योंकि यस में तब आएगा जब आप इफ यू आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव, तो आपके अंदर होने के चांसेस करीब ना के बराबर है। लेकिन मैं ये कहूँ कि 100% नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर वो लड़कियां जो कि सेक्सुअली एक्टिव नहीं होती हैं उनमें पीआईडी होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। ज्यादातर वो लड़कियां जो मैरिड होती हैं या जो सेक्सुअली एक्टिव होती हैं उनमें पीआईडी होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो किसी भी तरह की सेक्सुअल एक्टिविटी से बचिए, आप एनल या ओरल सेक्स इन सब से बचिए। और दूसरी चीज, अगर आप इन सब से नहीं बच सकते हैं तो आप अपने पार्टनर के लिए ये श्योर कीजिए कि आपका पार्टनर आपके लिए लॉयल है, वो कहीं और इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरी बात, आप ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए फेयर रहिए और कॉन्डोम का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि कॉन्डोम आपको बहुत तरीके की एसटीडी से बचाता है। तो हमेशा अगर आप मिलते हैं तो कॉन्डोम का इस्तेमाल जरूर से कीजिए। और उसके अलावा हर बार जब भी आप मिलते हो तो अपने प्राइवेट पार्ट्स को दोनों लोग अच्छे से वॉश करिए और फिर मिलिए। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो कि आपके अंदर इन्फेक्शन होने को आपको कुछ हद तक थोड़ा सा बचा सकती हैं।
और जितनी बार आप वॉशरूम जाते हैं कोशिश करें कि वो आप उस एरिया को वाटर से क्लीन करें और उस एरिया को ड्राई रखें। और जितनी बार आप लोग मिलते हैं, मिलने से पहले और मिलने के बाद उस एरिया को अच्छे से वॉश करें और वॉश करके एरिया को ड्राई रखें। तो ये दोनों के लिए अप्लाई होता है, दोनों लोग इस बात का ध्यान रखें। तो पीआईडी को आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आप मैरिड हो तो मैरिड लाइफ की एक सच्चाई ये है कि आप मिलोगे, तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। लेकिन यस, आप दोनों लोग अपने एसटीडीज का टेस्ट करा के देख लीजिए कि आप दोनों को कोई इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है, और आप दोनों एक दूसरे के लिए लॉयल रहिए कि कहीं और इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए आपका, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको इस तरीके की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर दिक्कत होती है तो उतनी घबराने की बात नहीं होती है अगर आप टाइमली इन चीज़ों को पहचान जाते हो। तो अगर आप मेरा ये सेशन आज देख रहे हो, सुन रहे हो, फॉलो कर रहे हो, तो आई होप आज के बाद आपको समझ में आएगा कि आपको पीआईडी तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप पीआईडी से सफ़र कर रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से फ़ौरन मिलोगे और आप अपने डॉक्टर से फ़ौरन कंसल्ट करोगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मेरी ओपीडी का टाइम हो रहा है, आई नीड टू गो। सो अगले फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं वापस से मिलूंगी आप लोगों से, और वापस हम किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मुझे जो लगेगा कि मेरी ओपीडी में केसेस आ रहे हैं उसके बहुत ज़्यादा, और मुझे समझाना चाहिए लोगों को, क्योंकि इतना डिटेल में किसी भी टॉपिक के बारे में ओपीडी में समझाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं ये लाइव सेशंस कर रही हूँ ताकि आप सब तक ये सेशन पहुँच सके और आप सब इस बारे में जानकारी हासिल कर सको। तो अगर आप में से जो भी मुझसे ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन करना चाहे तो वो मेरे क्लिनिक के नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके वीडियो कंसल्टेशन बुक करा सकता है, या फिर मेरे क्लिनिक पे विजिट कर सकता है फॉर कंसल्टेशन। एंड द नंबर ऑफ द क्लिनिक इज 8800740215। आई एम प्रैक्टिसिंग इन मेहरौली, मेहरौली दिल्ली। सो आप में से जो भी चाहे वो मुझसे, अगर दे आर नॉट इन दिल्ली तो वो मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके या कॉल करके, कोशिश करें कि व्हाट्सएप करें। और अगर आपको कंसल्टेशन बुक कराना है या फिर आपको क्लिनिक विजिट करना है तो भी आप इस नंबर पे कॉल करके या मैसेज करके क्लिनिक में अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, एंड आई होप कि मेरा ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। और आप सब मेरे YouTube चैनल से जुड़िए, क्योंकि मैं अपने सारी वीडियोस YouTube पे अपलोड करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे जितने भी मेरे पास अगर कुछ नॉलेज है तो वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ, ताकि आपको भी पता चले कि आप किन चीज़ों से ग्रसित हो और क्या आपको डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए और किस टाइम विजिट करना चाहिए, उससे आपको क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आप सब अपना ख्याल रखिए। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।